शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 1993 में नारा लगा था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ऐसा लग रहा है सालों के बाद इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। इस बार पार्टियां वही हैं, लेकिन उनके चेहरे बदल गए हैं और इन चेहरों ने जिस तरह का कमाल अभी हाल ही में संपन्न हुए उपचुनावों में दिखाया है, उसे 2019 की राजनीति को बेहद दिलचस्प बना दिया है। और इसी राजनीति के बिसात पर अगला कदम क्या होगा, ये जानने और समझने की कोशिश हम करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जोरदार तालियों के साथ मंच पर मैं आपको आमंत्रित करती हूं। उनके साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे दिबांग, और मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि बहुत जल्द एक खूबसूरत जोड़ी भी यानी कि डिंपल यादव जी का हमें इंतजार है, वो भी हमें इस सेशन के दौरान ज्वाइन करेंगी। दिबांग। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मेरे खास मेहमान अखिलेश यादव, आपका स्वागत है। कुर्सी एक हमने रखी हुई है। कुर्सी है, मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने खुद डिंपल को कहा है कि पूजा जल्दी खत्म करो तो आओगे तो अच्छा रहेगा। तो पूजा अगर लंबी चल गई तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल पूजा ज्यादा चीज है, अच्छी है। और हम भी अब पूजा करने लगे, लेकिन अब प्रचार नहीं करेंगे। ये बात जो पहले वाली थी वैसी रहेगी हमारी। लेकिन एक बात मैंने देख ली आज, क्योंकि तस्वीर में बहुत सारी चीजें छिपती नहीं है। लगता मुख्यमंत्री जी आज बिना पूजा करे यहां पर आ गए। अगर उन्होंने पूजा की होती तो शायद कहीं थोड़ा बहुत माथे पे तिलक दिखाई देता। पर अब तो आप रिवाइंड कर सकते हैं। पर आप ये जो कह रहे हैं कि तस्वीर में कोई बात छिपती नहीं है, एक तस्वीर आने वाली थी, वो आई नहीं। इंतजार ही होता रह गया उस रात को कि तस्वीर आएगी, आप होंगे और मायावती जी साथ होंगे। वो तस्वीर आई क्यों नहीं? वो तस्वीर है हमारे पास, लेकिन प्रेस में सही वक्त पे देंगे। हमारा भी तो आर्काइव हो कुछ, हमारे पास भी तो कुछ चीजें ऐसी हो जो वक्त पे ही हम दिखा सकें। तो आपका भी एक बैंक है तस्वीरों का? मेरे पास पूरा एक हार्ड कॉपी बनी हुई है, क्योंकि ये जमाना ऐसा ही है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर पिक्चर होनी चाहिए उस पर। तो जरूरी नहीं है कि सब पिक्चरें वहां हो, तो हम अपना हार्ड डिस्क में बचा के रखते हैं कुछ पिक्चरें। चलिए, अखिलेश यादव एक बड़ी बात कह रहे हैं कि उस रात की तस्वीरें हैं जब आप मिले थे। मेरे पास हैं। जी, आप ही के पास है, हमारे पास नहीं है, पर सही समय पर वो सामने आएगी। लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत रूप से दिखाऊंगा अभी। चलिए, मैं व्यक्तिगत रूप से वो तस्वीर देखूंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो गठबंधन हुआ, जाहिर है ये कोई एक रात में तो हुआ नहीं, इसका लंबा प्रयास चला होगा। इस पर आप बहुत ज्यादा खुलकर बोल नहीं रहे हैं। अब ये तो ये गठबंधन नहीं, या समझबूझ या तालमेल या आपसी समझ जो हुई, इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई? चुनाव तो समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से लड़ रही थी, और जितने हमारे समाजवादी कार्यकर्ता नेता होंगे वो इस बात को जानते हैं कि बहुत दिनों से हमारी इस बात की तैयारी चल रही थी कि ये दो उपचुनाव जब होंगे तो पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी हो, और कम से कम ऐसी परफॉर्मेंस हो जो देश देखे कि हां, समाजवादी पार्टी ने यहां पर सभी वर्गों से सहयोग लेकर के एक परिणाम दिया है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आया, दूसरे दलों से मैंने बातचीत की, कुछ दलों ने अपने आप सहयोग दिया, और बात यहां तक पहुंच गई कि बहुजन समाज पार्टी ने भी दो उपचुनाव के लिए हमारा सहयोग कर दिया। और आप जानते हैं उसका परिणाम यह है, हम दूसरे को उप मुख्यमंत्री नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि दोनों मुख्यमंत्री थे। एक चुनाव वाले थे मुख्यमंत्री, क्योंकि चुनाव में उनका नाम ज्यादा चल रहा था। एक चुनाव के बाद तो हम तो दोनों को मुख्यमंत्री मानते हैं, दोनों मुख्यमंत्री वहां से हार गए। इसके लिए तमाम दलों का धन्यवाद देता हूं मैं, और बहुजन समाज पार्टी का भी। जी, इसका आपने एक पोस्टर छपवा लिया, और पोस्टर में चूंकि हम लोग इस तरह का पोस्टर छपे तो उसको और बहुत करीब से देखते हैं, देख रहे हैं कि आपकी तस्वीर छोटी, उनकी तस्वीर बड़ी, आपकी तस्वीर नीचे, उनकी तस्वीर ऊपर। तो ये क्या संकेत है आगे के लिए? जहां तक अगर वो पोस्टर की बात है, अगर और ध्यान से उसको देखें तो जो जिसने लगाने वाला है, जिसने पैसा खर्च किया है, उसकी फोटो हम दोनों से बड़ी है।
बिल्कुल। क्योंकि जो पैसा खर्च कर रहा है वो जानता है कि किसकी तस्वीर लगानी है, तो उसने उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता की बड़ी तस्वीर लगाई, मेरी छोटी लगाई, क्योंकि एक ही बार मुख्यमंत्री बन पाए, और उसने अपनी हम दोनों से बड़ी लगाई, क्योंकि असली में पैसा तो उसी का लगा था उसमें। अगर गंभीरता से इसको देखें तो एक बड़ी कोशिश की 50 के दशक में लोहिया जी ने, और लोहिया जी ने खत भी लिखे अंबेडकर जी को, कई बार खत लिखे, और बाद में जब उनका देहांत हो गया तो मधुलिमय को खत लिखे। उनकी कोशिश थी कि लोहिया और अंबेडकर एक साथ आएं, और उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़े नेता थे, गांधी के बराबर के नेता थे। उन्होंने इतनी भी तारीफ की और जगजीवन राम से भी उनकी तुलना की। क्या ये वही आपके दिमाग में रहा कभी जब आप ये सब कर रहे थे? अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ें, राज्यसभा में उनकी स्पीचेस को देखें, और डॉक्टर लोहिया जी को अगर पढ़ें और उनके आंदोलन के बारे में अगर जानें, तो कहीं ना कहीं दोनों नेता ये चाहते थे कि समाज और देश के हित में ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर लोहिया दोनों एक साथ काम करें, क्योंकि आबादी जो दिखाई देती है वो गरीब आबादी आखिरकार कौन सी है। इसलिए मैं समझता हूं उस समय उन्होंने ये महसूस किया होगा, और शायद एक बार नेताजी ने प्रयास किया और वो सफल भी रहा। लेकिन देश की वो ताकतें हैं जो वो नहीं चाहते थे कि दोनों एक साथ रहें, वो गठबंधन टूटा भी। मुझे खुशी इस बात की है कि एक बार फिर हमें मौका मिला है कि दोनों दल एक साथ आएं, और हमारी कोशिश ही रहेगी, ये उपचुनाव में जरूर गठबंधन था, ये गठबंधन कैसे आगे जा सके और एक साथ कैसे दोनों बैठ सके, उसकी कोशिश होगी। और कल भी मैं जानता हूं ये केवल हम और आप नहीं चर्चा कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे पार्टी के नेता कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, और कल तो कुछ बहुजन समाज पार्टी के नेता और कुछ समाजवादी पार्टी के नेता दोनों की तस्वीरें लेकर के पार्टी कार्यालय में आए थी। आज कई अखबारों ने वो तस्वीर छापी हैं डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। शायद मैं समझता हूं देश को राजनीतिक रूप में एक नया रास्ता कोई दिखा सकता है तो ये गठबंधन दोनों दिखा सकते हैं, और दोनों बड़े महापुरुषों की विचारधारा इस देश को आगे बढ़ा सकती है। मैंने नहीं लिया, पर आपने अच्छा किया, आपने नेताजी का नाम ले लिया। मुलायम सिंह जी के साथ जब गठबंधन हुआ, वो जिस तरीके से टूटा, उसकी जो कड़वाहट थी, और कितनी तीखी कड़वाहट थी वो। देखिए उस समय मैं तो राजनीति में था नहीं जी, और राजनीति में नहीं था, हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं है किसी से, बहुजन समाज पार्टी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। और जहां तक उनके और हमारे एक साथ काम करने की बात है, हमने तो हमेशा उन्हें सम्मान दिया और सम्मान से ही बुलाया उनको। और जो राजनीतिक माहौल दिखाई देता है उसमें जरूरी है, क्योंकि अभी मैं मुख्यमंत्री जी का सुन रहा था, वो संविधान को कुछ समझते ही नहीं। ये पहले मुख्यमंत्री देश के होंगे जो संविधान को कुछ समझते ही नहीं, और इसलिए कि उन्हें समाजवाद शब्द से बड़ी नाराजगी है। उन्होंने कहा बस चला दी, समाजवादी नाम दे दिया, एम्बुलेंस चला दी, समाजवादी नाम दे दिया, और सरकार में आकर के उन्होंने कोई काम नहीं किया बड़ा, बस समाजवादी शब्द हट जाए यही सबसे बड़ा काम था। आज तस्वीर छपी अखबार में, एक बहन अपने भाई को लेकर के जारी अस्पताल में 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची, बागपत की कहानी है, अखबारों में तस्वीर छपती हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था, मैं कम से कम ये देखता था कि अगर वो अखबार में कोई तस्वीर छप गई इस तरीके से, तो मैं विभाग से पूछता था कि आखिरकार विभाग क्या कर रहा है। ये अखबार की खबर हम सूचना मानते थे, लेकिन ये मुख्यमंत्री कमाल के हैं, कोई सूचना दे दो तो उससे नाराजगी होती है, सोशलिज्म से चिढ़ते हैं, सोशलिज्म से नाराजगी है। ये अच्छा हुआ कि लाल टोपी सब नाराजगी खत्म हो गई जब से लाल टोपी वाले जीत गए, और इसीलिए मैं अपने साथ एक कागज लाया था कि कम से कम सोशलिज्म से चिढ़ने वाले आखिरकार अपने नाम से किताब सोशलिस्ट क्यों बनवा रहे हैं। अच्छा, जो सोशलिज्म से चिढ़ रहे हैं वो अपने नाम से किताब बना रहे हैं कि द राइज ऑफ सैफरन सोशलिस्ट। कमाल है, शायद मुख्यमंत्री जी ने अपनी ही किताब नहीं पढ़ी होगी।
सोशलिज्म और सोशलिस्ट में क्या फर्क है हमें नहीं पता। नहीं, आप जोश में मुझे लगता है कि आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो संविधान में विश्वास नहीं रखते। हाँ, मैं ये कहता हूं। आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? मैं एक तो इस आधार पर कहता हूं कि समाज जो आपका संविधान है उसका अगर हम प्रेम्बल पढ़ें तो ये शब्द सोशलिस्ट वहां से है। और अगर संविधान कहता है कि हमारे देश की संरचना, हमारे समाज की में जो सरकारें काम करें वो समाजवादी व्यवस्था लाएं, और उसी व्यवस्था को आप क्या क्या कहते हैं, सोशलिज्म, वो जानते ही नहीं। संविधान अगर पढ़े होते तो शायद सोशलिज्म समझते या सोशलिस्ट समझते कि कहां से शब्द निकाला है। और दूसरा, सदन में कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, चलो अच्छी बात है, चुनाव हार गए, अब नहीं बोल रहे हैं। क्या चुनाव के लिए हिंदू थे वो? वोट लेने के लिए हिंदू थे क्या? उन्होंने सदन में कहा, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं किसी नमाज नहीं पढ़ता या ईद नहीं मनाता हूं। ये कहते हैं, बताओ। पर हिंदू हैं, हिंदू इसलिए वो नमाज नहीं पढ़ते। हमने भी कहा कि हम भी बैकवर्ड हिंदू, हमें भी गर्व है। ये क्या बात हुई? हमें उनसे ज्यादा गर्व है। हम तो फॉरवर्ड समझते रहे अपने आप को, लैपटॉप बांट के फॉरवर्ड समझ रहे हम। ये नदी का किनारा जो हमने बनाया, रिवर फ्रंट, हमें लगा शायद हमने फॉरवर्ड काम कर दिया। एक्सप्रेसवे बनाया, अभी सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पहला एक्सप्रेसवे बनाएंगे। अरे हमें हंसी आती है उनके झूठ पर। हम सोचते हैं कि बताओ, मुख्यमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पर और सवाल पूछूंगा आगे। मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये जो गठबंधन हुआ, पिछला जब आपने गठबंधन किया था राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, तो आपने नेताजी का नाम लिया, नेताजी खासे खिन्न थे। इस मौजूदा गठबंधन पर उन्होंने आपको कुछ बुला के कहा, कुछ बताया, कुछ समझाया? नेताजी हालांकि कांग्रेस के साथ के गठबंधन से नाराज थे, लेकिन सदन की मैंने तस्वीरें देखी हैं जब लोकसभा में नेताजी पहुंचे हैं और जो हमारे लोकसभा के सांसद वो जीत के गए हैं, तो देखा कि नेताजी ने भी लाल टोपी लगाई हुई थी। तो शायद वो लाल टोपी लगा करके जो उनकी खुशी है वो लाल टोपी के माध्यम से जनता को दिखा रहे हो, बता रहे थे। जी, चित्रा त्रिपाठी हैं, हमारी एंकर हैं, शो करती हैं चुनावों पर 2019 के, और इनका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। सपा के खिलाफ ये बीएसपी का नारा था। अब बुआ से क्या कहेंगे इस नारे के बारे में? देखिए, बहुत आसान होता है उंगली उठाना। अभी अभी बीजेपी के मुख्यमंत्री जी वो भी हम पे यही आरोप लगा रहे थे। मैं कल की या परसों की घटना बता देता हूं आपको। हापुड़ में जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है। केवल जीतने के लिए जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है उसको मारा पीटा, पुलिस से पिटवाया। पुलिस कप्तान ने अपने घर आकर के पिटवाया, घर पे आकर के। ये कभी कल्पना कर सकते थे आप? और मथुरा में बच्चा मर गया गोली से। कासगंज में कहा कि वो नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, ये घटना थी। अब तो मुख्यमंत्री जी को पता होगा कि गोली किसने मारी थी, किसको बदनाम कर रहे थे। और ये नारे जरूर लगते हैं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, पुलिस का सम्मान किसी रूप में अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया और बढ़ाया तो समाजवादी सरकार ने, और प्रमोशन किसी ने दिया तो समाजवादी सरकार ने। वहीं देश का और पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन रिस्पांस सिस्टम अगर किसी ने बनाया तो वो डायल 100 है। कम से कम गरीब खेत में कहीं भी है, कोई घटना हो गई तो फोन करेगा तो पुलिस उसके सामने 10 मिनट में पहुंच जाएगी और मदद करेगी। अगर हमारे लिए नारा सच होता तो हम डायल 100 क्यों करते? और अब तो डायल 100 का हम एफएम पे ऐड सुनते हैं। ये बीजेपी के लोग जो डायल 100 को जाने क्या कह रहे थे, अब सबसे ज्यादा एफएम पे अगर किसी का ऐड चल रहा है तो वो डायल 100 का है। शायद कानून व्यवस्था के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई काम किया गया समाजवादी सरकार में तो यही रिस्पांस सिस्टम है, जो न्यूयॉर्क का रिस्पांस सिस्टम है। वही मैंने उत्तर प्रदेश में डायल 100 के माध्यम से पुलिस के लिए रिस्पांस सिस्टम दिया है। उस पर बाद में चलेंगे, ये बड़ी जीत हुई है। इस पर एक और सवाल पूछ लूं। इस पर जो एक बड़ा सवाल, एक बड़ा बयान दिया, वो तेजस्वी यादव ने दिया। उन्होंने कहा कि इस जीत के बाद, और अरिया में उनकी बड़ी जीत हुई, उन्होंने कहा कि इस जीत के बाद अब हमारे खिलाफ
सीबीआई और ईडी की कार्रवाई और तेज होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई डर है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं, बीएसपी के नेताओं, उनके जानने वालों, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ अब कार्रवाई तेज होगी सीबीआई की और ईडी की? क्या ये डर है, क्या ये आशंका है? ये देश बहुत ही इमोशनल है। इस देश में कहा गया कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोगों ने बात मान ली और नोटबंदी का परिणाम देखिए, कहीं भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। जहां तक सीबीआई और ईडी की बात है, सीबीआई क्लब में हम पहले ही थे, हम तो रह चुके हैं सीबीआई क्लब में। अच्छा, एक बार सीबीआई क्लब में रह लोगे आप तो आपकी बैलेंस शीट ठीक हो जाएगी साहब। वो हमें कागज पे ही तो पकड़ेंगे, कोई हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं। अगर हम चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, तो क्यों डरेंगे? और फिर देश को एक राजनीतिक नई चीज देने के लिए किसी से डराओगे, हम डरने वाले नहीं हैं। और मैं ये कह सकता हूं आपके सामने, बिहार का चारा घोटाला, कोई मुझे ये ना कहे कि मैं किसी भ्रष्टाचार के पक्ष में हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं लालू प्रसाद यादव जी के साथ अन्याय हुआ है। और हम नहीं कहते हैं, देश कह रहा है। आप जो बैंकों का पैसा ले गए, जिन्होंने बैंकें खाली कर दी, हम तो कहते हैं ना बीजेपी के लोगों से कि बीजेपी वाले ये बताएं बैंकें किसने खाली कर दी। हम कहते हैं न दो पूरे सूची। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हम इनसे कहते हैं कि केंद्र सरकार से वो 5 लाख करोड़ जो बैंकों का लोग लेके चले गए, उसकी सूची दे दो हमें। वो पैसा कौन ले गया? बैंकें खाली पड़ी हैं, लोग बाहर चले गए। और केवल पैसा लेके भाग के नहीं चले गए, इनके डर, इनके भय की वजह से, इनकी जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से, ईडी की वजह से, सीबीआई की वजह से 15,000 से ज्यादा इस देश के अच्छे उद्योगपति बाहर चले गए हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, सीबीआई का जहां तक सवाल है, आपको पता नहीं क्यों विश्वास है सीबीआई पर इतना? हमें कोई विश्वास नहीं है। अच्छा, सीबीआई और क्लब में रह चुके हैं, उसमें सीबीआई और हमारी जांच हो चुकी है, हमारी हो चुकी है, डिंपल की हो चुकी है, नेताजी की हो चुकी है, सबकी हो चुकी, और वो कांग्रेस ने कराई थी। सीबीआई और ईडी को हमने देखा कांग्रेस के जमाने में नहीं, वो कांग्रेस ने ही कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने, तो कांग्रेस ने करा दी तो बीजेपी भी करा ले, दोनों एक साथ हो जाएंगे, उसमें क्या अच्छी बात है भाई? एक जांच कांग्रेस ने कराई, एक बीजेपी भी करा ले, कांग्रेस तो दोनों दल बराबर हो जाएंगे। कांग्रेस जब सत्ता में थी, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने 6 बार सीबीआई ने अपनी राय बदली आपके खिलाफ। जब कॉन्फिडेंस वोट आता था, उनकी चिट्ठी दूसरी जाती थी, कॉन्फिडेंस वोट खत्म होते ही चिट्ठी बदल जाती थी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको तो डर नहीं है, पर क्या मायावती जी को इस तरह का कुछ हो सकता है? वहां कोई डर हो सकता है जिसकी वजह फिर वो आपकी ये गाड़ी आगे चलेगी नहीं अगर हो जाता है वो? तो देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, 2 पहिए होंगे तब भी चल लेंगे, 1 पहिए से होगा तब भी चलेगी साइकिल। ये तो हमारी नए तरह की साइकिल है। लेकिन जहां तक सवाल ये संस्थाओं का है, अब किसी पे वक्त ही नहीं है। अब क्या, सरकार तो जानी है। अब हम नाराज नहीं हैं, या मायावती जी नाराज नहीं है बीजेपी से, हम या मायावती जी नहीं हटा रहे, इस देश के किसान हटा रहे हैं सरकार को, इस देश के नौजवान हटा रहे हैं सरकार को। इसलिए अगर सीबीआई करानी है तो उनकी कराओ, हमारी क्यों करा रहे हो भाई? किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, वो नाराज है आपसे, उसको दबा दो, धमका दो उसको। नौजवान नाराज है, उसको धमका दो। हमें क्यों धमका रहे हो भाई? पर आप एक बड़ी हेडलाइन दे रहे हैं यहां पर अखिलेश, या आप जानबूझ के दे रहे हैं या पता नहीं वैसे दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये साइकिल 1 पहिए पर भी चलने को तैयार है, यानी मायावती जी अगर हट भी जाती हैं तो भी ये साइकिल चलती रहेगी 1 पहिए पर। मैंने ये नहीं कहा, आपने ये नहीं कहा, पर मैं कह रहा हूं सवाल को कह रहे हैं जी, क्योंकि जिस सवाल से लेकर के आपने सवाल निकाला है, मैंने उस बात पे कह दिया क्या करना है। लेकिन हाँ, जहां तक हमारी बात है, हम तो साइकिल चलाएंगे ही। कौन कहां बैठेगा, कौन कैसे साथ होगा, तो हम तो लेके चलेंगे उसको। इसमें जो एक आपके जो नेता विपक्ष हैं, उन्होंने कहा, राम गोविंद चौधरी जी ने इसमें कहा कि मायावती जी तो प्रधानमंत्री बनेंगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस का क्या होगा जी? कांग्रेस को भी साथ रखेंगे। और राम गोविंद चौधरी जी ने हो सकता है इसलिए कहा हो कि अभी मायावती जी से मिले थे, वो अभी कुछ दिन पहले मिले थे,
तो अच्छी बात है, उनके ख्याल अच्छे हैं, लेकिन हम कांग्रेस को भी साथ रखेंगे। कांग्रेस का संबंध खराब नहीं हुआ है हमारा भी। अखिलेश जी, ये जो 2 परिणाम आए हैं, इसमें एक मोटी बात जो देखने में ये भी आती है कि अगर बीएसपी और सपा मिल जाते हैं, सपा बसपा एक तरफ हो जाते हैं, कांग्रेस को दूर ही रखते हैं, तो कांग्रेस जितने भी वोट लेती है उसमें ज्यादातर वो वोट होते हैं जो अगर कांग्रेस आपकी तरफ आ जाए तो बीजेपी की तरफ चले जाएं। तो क्या ये कैलकुलेशन है, क्या ये भाव है? ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। क्या है ऐसी स्ट्रेटेजी? आपने बनाई है ये स्ट्रेटेजी? अब ये बनाने से तो नहीं बनेगी, ये तो राजनीतिक दलों से बात करेंगे तो बनेगी। लेकिन जहां तक कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का संबंध है, जिस तरह के संबंध थे हैं, क्योंकि आपके नगर निगम चुनाव में भी वो अलग लड़े थे, क्योंकि वो भी अपनी ताकत देखना चाहते हैं। लोकसभा भी चुनाव लड़ लिए, तो अच्छी बात है। अनुराग मुस्कान है, घंटी बजाओ शो करते हैं, नाम भी उनका मुस्कान है और मुस्कुराता हुआ सवाल है। आपको मुस्कुराहट और बढ़ेगी ये सवाल सुनने के बाद। और सवाल यह है कि सफेद कुर्ता पजामा, काली जैकेट, लाल टोपी, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ताली बजा दी, पर पत्रकार हैं, पत्रकार का लेकिन बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन अब जेब में नीला रुमाल भी लगाना शुरू कर दें तो आप और भी अच्छे लगेंगे, आपको ऐसा नहीं लगता? हालांकि वो अपना रुमाल नहीं दे सकते हैं, उनका कुर्ता नहीं है, शर्ट है। नहीं, नीला रुमाल नहीं, वही मैं कह रहा हूं, लेकिन उनकी जेब में लाल देखिए है। अगर नीला रुमाल होता तो शायद मैं ले लेता। तो नीला रंग आपको सूट कर रहा है अब? वैसे नीला रंग मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि नीले रंग के बैकग्राउंड अगर नीले रंग का हो तो पिक्चर बहुत अच्छी आती है। ये आप लोग बताते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि योगी जी ने जो काम किया उसकी तुलना आप अपने पहले साल से कैसे करते हैं और आपको क्या पाते हैं, क्योंकि योगी जी भी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं? देखिए, मैं ये कह सकता हूं, बीजेपी की 1 साल की सरकार में कोई काम गिना नहीं सकते, कोई काम नहीं किया। जहां तक किसानों का कर्ज माफी की बात थी, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके लोगों ने गांव गांव जाकर के कहा कि किसानों तुम्हारा पूरा कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन बाद में उन्होंने नियम इतने बना दिए और इतनी चीजें बना दी कि किसी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। कितने किसानों का कर्ज माफ हो गया? संख्या तो बताई थी लाखों, कुछ भी नहीं हुआ। और वही परिणाम आप देख लीजिए दोनों जगह। इसलिए काम तो कोई किया नहीं इन्होंने। और काम से अगर सरकार में आए होते, वो तो ये जानते हैं कि जातियों में नफरत फैला दो, धर्म में जहर घोल दो, तो आपकी सत्ता बन जाएगी। तो जो लोग जात और धर्म के बहाने आए सत्ता में आए हों, उनसे काम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम बबूल के पेड़ पे कहें कि आम मिलेगा, कैसे हम उम्मीद करें उस बात की? इनके भाषण सुनिए, ये जो आज आपको भाषण दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने कभी काम के भाषण ही नहीं दिए। हमसे कहते परिवारवाद, अपनी पार्टी नहीं देखते हैं आपकी पार्टी में परिवारवाद कितना है। और फिर मठ के आप स्वामी तभी बने थे क्योंकि आप भी उस परिवार से जुड़े थे, आपका भी परिवारवाद है। हम तो कहते हैं कि आप मठ, आपको पूरा मठ का इसलिए मिला क्योंकि आप परिवारवाद से जुड़े थे, वरना कोई और भी बन सकता था वहां पे। ये बात सच नहीं है तो बताएं। हमारे परिवारवाद से नाराजगी है, अपनी पार्टी के परिवारवाद नहीं देख रहे हो। सच्चाई ये है, ये 2 परिणाम जो आ गए हैं, इसके बाद बीजेपी के जो परिवारवाद वाले नेता हैं उनसे ये घबरा रहे हैं। पवन मनोचा हैं, ये अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के, और ये पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार 17 करोड़ व्यापारियों को परेशान कर रही है जीएसटी को लेकर। 19 के चुनाव में आप आए तो क्या सुधार कीजिएगा? हालांकि जो नोटबंदी और जीएसटी का जो प्रभाव पड़ा है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ है, व्यापारी परेशान है। कोई भी केंद्र सरकार में आए, जहां तक समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है, मैं ये कह सकता हूं कि जीएसटी कम से कम ऐसी हो जिससे हमारे व्यापार का नुकसान न हो। जीएसटी इसलिए ना हो कि हमें विदेश के व्यापार को बढ़ावा देना है। ये जो जीएसटी का रूप है, ये इसलिए इस तरीका का बनाया जिससे कि विदेशी व्यापार ज्यादा हमारे देश में आ जाए। विदेशी व्यापार को लाभ देने के लिए जीएसटी लागू की है। अगर समाजवादियों को कभी मौका मिलेगा
तो एक तो मैं ये तय कर सकता हूं, कह सकता हूं कि व्यापारियों को जेल भेजने वाला कानून नहीं होना चाहिए। दूसरा, बहुत ही सिंपल जीएसटी होना चाहिए। यहां टेक्नोलॉजी है, हर चीज ट्रेस हो सकती है। दुनिया में बहुत सारी जगह इस तरह के टैक्सेशन है। कम से कम उन चीजों को देखते हुए और अपने बाजार को समझते हुए जीएसटी लागू करना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो जाने कैसा जीएसटी लागू किया है, हमारे व्यापारी दुखी हो गए हैं। इतने पर्चे भरने पड़ रहे हैं कि वही जानते हैं कि कितने पर्चे भरने पड़ रहे हैं। जी, आसिफ खान है और ये पूछ रहे हैं कि जब आपके परिवार के साथ आपकी सरकार नहीं चल पाई तो क्या मायावती जी के साथ आपका गठबंधन चल पाएगा? परिवार का हाल क्या है अभी वैसे? सब ठीक है, और झगड़ा तब तक था जब तक कुर्सी थी। अब कुर्सी है नहीं तो झगड़ा क्यों? और तो जो अपने परिवार के झगड़े से बच सकता है या उस झगड़े को समझ सकता है, वो हर झगड़े में रास्ता निकाल सकता है। सबसे खराब तो अपने ही परिवार का झगड़ा होता है। हमारा कभी झगड़ा किसी से नहीं हो सकता, तो और अगर होगा भी तो कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो इसका मतलब आप नहीं चाहते कि आप दोबारा जीतें, क्योंकि आप जीतेंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। नहीं, मैं जीतूंगा, लेकिन पुराने अनुभव का लाभ लेके झगड़ा नहीं होने देंगे। इसमें जो एक बात कही जा रही है कि राज्यसभा के लिए जो आपकी समझबूझ बनी है बीएसपी के साथ, कि बीएसपी वाले अपने वोट डिलीवर करवा देते हैं। कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी डिलीवर नहीं कर पाते, यानी आदेश हो भी जाए तो भी आपका वोटर दाएं बाएं कहीं चला जाता है। दरअसल ये बीजेपी चाहती है कि राज्यसभा के चुनाव में भी भ्रष्टाचार हो, और जब बीजेपी के पास गिनती नहीं है, उनसे अपने ही लोग नाराज हैं, तो क्या जरूरत थी एक पैसे वाले को लड़ाने के लिए? आप उसके पता करिए कि गाजियाबाद में बहुत इंतजाम है, उस इंतजाम का लाभ लेना चाहते हैं जिससे कि चुनाव जीत जाएं। हम तो कहते हैं बीजेपी को, बीजेपी अगर भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं थी तो उन्हें एक ज्यादा प्रत्याशी नहीं लड़ाना चाहिए था। इन्होंने लड़ा करके कहीं ना कहीं वो रास्ता खोला है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हो और सभी दल उसमें बदनाम हो जाएं। और इसको बदनाम करने के लिए अगर किसी ने फैसला लिया है तो बीजेपी ने लिया है। हम पूछते हैं, आप पे तो गिनती नहीं है, हमसे ज्यादा तो गिनती नहीं है, हमसे ज्यादा गिनती कैसे है उनके पास? सपा समर्थन दे रही है बीएसपी को, बीएसपी की अपनी गिनती है, कांग्रेस भी सहयोग कर रही है, तो गिनती तो हम 3 दलों की ज्यादा है। आखिरकार इन पे तो है ही नहीं, और इनके खुद लोग नाराज हैं। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आज एक विधायक जो लखनऊ में, उनकी बहन की डकैती हो गई और चोर जाते जाते कहता गया कि हमारी मजबूरी है चुराना। और इनके मंत्री लोग क्या कह रहे हैं इनके बारे में कि पहले भ्रष्टाचार जो होता था उससे कई गुना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है अभी, इनके मंत्री बोल रहे हैं। पर बीजेपी का जो आंकड़ा है वो कह रहे हैं कि हमारे 28 वोट बचते हैं। अगर इसको सवाल को घुमा के पूछा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि आपके विधायक कैसे हैं कि बिकने को तैयार बैठे हुए हैं, कोई खरीदना चाहे तो बिकते क्यों हैं आप लोग? अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि भ्रष्टाचार ना बढ़े। तो आप ये मौका क्यों दे रहे हैं दूसरों को? आप बिकते क्यों हैं? आप जानते हो आपके पास गिनती नहीं है, तो आप क्यों इस तरह की बात को खोल के ला रहे हैं सामने? ये तो जिम्मेदारी उनकी ज्यादा है, सरकार के लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। बीजेपी ने पहले भी यही किया था, एक बहुत पैसे वाले किसी को यहां चुनाव लड़ाया था, वो तो अच्छी बात थी, सरकार हमारी थी, भ्रष्टाचार नहीं हो पाया, जो एक्स्ट्रा लड़ा था वो वापस चला गया गुजरात। आप पता करिए जी। पर ये जो बीजेपी का जो उफान है, जिस तरह से 20-22 राज्यों में उनका एक तरीके से भी सरकारें हैं या गठबंधन है, अगर आप देखें तो 67-68% भूभाग पर उनका एक तरीके से देश में उनकी सरकारें हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हो रहा है कि इतना उत्थान हो रहा है बीजेपी का? देखिए, मैं तो ये कहता हूं और ये बात मानता हूं, एक समय था कि कांग्रेस हर जगह थी, और मैं उन्हीं की बात से बात निकालता हूं। उन्होंने ये कहा ना कि पूरे देश में सूरज उगना शुरू हो गया है, तो बीजेपी ये क्यों भूल जाती है कि सूर्य अगर उगेगा तो सूर्य अस्त भी होगा।
अगर वहां पे सूर्य उगा है तो यूपी में सूर्य अस्त होना शुरू हो गया है। ये 2 सीटों ने जवाब दे दिया है जहां पर 2 मुख्यमंत्री हारे हैं। पहले तो उप मुख्यमंत्री नहीं, अब उनको मुख्यमंत्री बोलूंगा मैं आज से। पर उसमें तो उन लोग सीधा आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने ऐसा गठबंधन किया अनैतिक, जिसकी वजह से जो हिंदू समाज है उसमें बंटवारा हुआ, आपने हिंदू समाज को बांटा। इसीलिए जो कुछ हमने किया है ये सब हमने बीजेपी से सीखा है। बीजेपी ने हमें सिखा दिया, हमने सीख करके उन्हीं पर लागू कर दिया। क्या खराब किया हमने? पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का पता कर लीजिए। हम एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, हम मेट्रो की बात कर रहे थे, हम समाजवादी पेंशन की बात कर रहे थे, 100 नंबर की बात कर रहे थे, 108, 102 एम्बुलेंस की बात कर रहे थे, किसानों को फ्री सिंचाई दे रहे हैं उसकी बात कर रहे थे, शिक्षा मित्र को हमने जो सम्मान दिया था उसकी बात कर रहे थे। और शिक्षा मित्र को अगर किसी ने उलझाया है तो यही बीजेपी के लोगों ने, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने शिक्षा मित्र बनाए थे और इन्हीं ने शिक्षा मित्रों की जान ले ली और इन्होंने ही नौकरी ले ली। अगर इनके पास था संसाधन, अब तो दोनों सरकार है इनके पास, दिल्ली में भी सरकार है इनके पास, यूपी में भी सरकार है। आप क्यों नहीं फंड लाते और इनको सबको नौकरी देते और टीटी वालों को भी नौकरी देते? हम किसी खिलाफ नहीं है। बीटीसी वाले लाठी खा रही हैं, जो पूरी भर्ती पूरी हो गई और पुलिस की भर्ती पूरी तैयार है। हाई कोर्ट में हमने लगाया, पूरा का पूरा रिजल्ट लगा दिया, लेकिन ये सरकार उसका फैसला नहीं लेना चाहती। कह रहे थे आते ही हम नौकरी दे देंगे, 1 साल हो गया है नौकरी नहीं निकाल पाए और न दे पाए किसी को। तो ये जानते हैं कि जात और धर्म के आधार पे आए हैं। इस बार इनका फार्मूला चोरी हो गया, हम लोगों ने पकड़ लिया। हम इसलिए पकड़ लिए कि हम अपने आप को फॉरवर्ड समझ रहे थे। हम बीजेपी का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें बैकवर्ड बता दिया। हमारी गलतफहमी बीजेपी ने दूर कर दी, उसके लिए हम बीजेपी के लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं। पर ये बात तो उनकी सही बैठती है। अगर वो कह रहे हैं हिंदू समाज को बांट दिया, आपने दलित एक तरफ कर लिए, आपने यादव और कुछ पिछड़े एक तरफ कर लिए, निषाद एक तरफ कर लिए, आपने समाज को तो तोड़ने का काम किया ही ना। हमने कभी समाज को तोड़ने का काम नहीं किया। हमारी कोशिश रही है कि समाज के सब वर्गों को लेकर के एक साथ चलें। और हम तो कहते हैं ना, बीजेपी के लोग डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, हम भी उनका स्वागत करते हैं डिजिटल इंडिया के लिए। हमने लैपटॉप बांटे थे 18 लाख, सब जाति धर्म के लोगों को मिले हैं। हम उनसे कहते हैं कि हम सबको जोड़ लो। जिस तरीके से आपने राशन कार्ड जोड़ दिया आधार से, जिस तरीके से आपने बैंक अकाउंट आधार से जोड़ दिया, जिस तरीके से और सुविधाएं आपने आधार से जोड़ दी, हम सबको भी आधार से जोड़ करके गिनती करके बता दो कौन कितना है और सबको आबादी के हिसाब से उनको हक दे दो, सम्मान दे दो। हम आपसे झगड़ा करना ही नहीं चाहते हैं, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते आपसे। आप जाति के आधार पर चाहते हैं जनगणना? हम बिल्कुल उसके पक्ष में हैं। और आज तो इतनी टेक्नोलॉजी आसान है, जैसे आपकी आवाज मोबाइल पे आती है कि आधार से जोड़ने के लिए आप सिम को ये करिए, ये आवाज आती है। हम कहते हैं ऐसी आवाज फिर आए और कहे कि अगर आप यादव हैं तो 11 नंबर दबा दो, आप दलित हैं तो 12 नंबर दबा दो, अगर आप विश्वकर्मा हैं तो 9 नंबर दबा दीजिए। 1 महीना तब होगा कि पूरे देश की आबादी आपके सामने आ जाएगी। क्यों घबरा रहे हैं इस बात से? ये टेक्नोलॉजी इतनी आसान है, हम आप सब समझते हैं इस बात को। पर उस पर उनका ये कहना है कि जब आप इस तरह से करेंगे तो समाज बटेगा ना। सब ये बात होगी कि साहब ये यादव हैं, तमिलनाडु में 70% है आरक्षण लगभग, वहां तो समाज नहीं बटा, कई पैमानों में बहुत आगे है, 70% है। ये बात बता दें बीजेपी के लोग कि नहीं है 70% वहां पर। वहां कहीं झगड़ा नहीं होता समाज में, कोई आंदोलन के लिए नहीं निकलता। कभी जाट आंदोलन कर रहे हैं कि हमें आरक्षण चाहिए, कभी गुर्जर भाई कह रहे हैं कि हमें भी आरक्षण चाहिए, अभी पट्टीदार कहते हैं कि हमें आरक्षण चाहिए, ये हमारे मराठा लोग आंदोलन कर रहे थे हमें भी आरक्षण चाहिए। ये आखिरकार आग किसने लगाई थी? ये आग तो बीजेपी के लोगों ने लगाई थी, ये बीजेपी के लोगों ने आंदोलन चलवाए थे। तो हम तो कहते हैं किसी में झगड़ा ना हो, हमसे कुर्मी नाराज ना हो, हमसे मौर्य नाराज ना हो, हमसे और लोग नाराज ना हो, सबको गिनती कर लीजिए। जब आप इस तरह की बातें उनसे कहते हैं तो वो क्या जवाब देते हैं आपको? अभी भी आपको वो टीपू ही समझते हैं कि अखिलेश समझते हैं, क्या समझते हैं आपको? अब नहीं समझेंगे, अब वो समझेंगे कि समझदार हैं। ये विश्वास कहां से आ रहा है आपको? ये विश्वास कहां से आ रहा है? इतने दिनों के झगड़े के बाद।
2019 की बात करें तो क्या उसमें आपकी सक्रिय भूमिका रहने वाली है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही हैं, चंद्रशेखर जी जो तेलंगाना के हैं वो कोशिश कर रहे हैं। एक कमी, और कुछ लोग कोशिश करते ही रहते हैं, जिसमें शरद पवार हैं वो हर बार कोशिश करते रहते हैं, शरद यादव कोशिश करते रहते हैं, पर ये दो नए खिलाड़ी अब दिखाई दे रहे हैं। क्या उसमें आपकी कोई भूमिका रहने वाली है? देखिए, जहाँ तक वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर उनका सवाल है, उनसे हमारे संबंध अच्छे हैं और कोई भी गठबंधन या किसी रूप में सभी दल जब मिलते हैं, अभी कांग्रेस का खाना था डिनर, अभी दूसरे दल के लोग भी, उनके लीडरशिप भी डिनर करा रहे। डिनर तो एक बहाना है, लेकिन मिलते ज़रूर हैं। मैं समझता हूं 2019 से पहले कोई ना कोई देश में इस तरह का गठबंधन या इस तरह की लीडरशिप या जितनी भी रीजनल फोर्सेस हैं, कम से कम ये जो रीजनल फोर्सेस हैं इनकी जिम्मेदारी बड़ी भी है और यही रीजनल फोर्सेस ही बीजेपी को रोक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातचीत होती रहनी चाहिए। जहां तक आगे की बात है, सीटें हो जाएं, चुनाव हो जाए, और उसका हल बाद में भी निकाला जा सकता है। क्योंकि उसमें जब भी इस तरह की बात बीजेपी के नेताओं से पूछी जाती है तो उनका स्टैंडर्ड एक जवाब रहता है कि ठीक है, सब बना लें, नेता कौन होगा? आपके इस तरह के जब भी गठबंधन बनते हैं तो 4-5 प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं और वहां फिर सरफटोबल होती है। मैं समझता हूं चुनाव के बाद, जब चुनाव हो जाएगा, जनता अपना फैसला सुना देगी, उसके बाद ये सब तय हो जाएगा कौन लीडर होगा, कौन नहीं लीडर होगा। हम अभी लड़ जाएं? अभी नहीं लड़ना चाहिए। अभी जो भी रास्ता निकले, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी भी है उसमें, शरद पवार जी की भी पार्टी है, ममता जी भी हैं, जैसा कि आपने कहा तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात है कि इतने लोग प्रयास कर रहे हैं, और जब सब प्रयास कर रहे हैं तो मैं समझता हूं रास्ता भी निकलेगा। एक जो मेरा कार्यक्रम है जनमन, उसमें हम लोग आखिर में सवाल पूछते हैं लोगों से, और पिछले दिनों मैंने सवाल पूछा कि बीजेपी को एक काम क्या करना चाहिए 2019 में जीत के लिए, और ज्यादातर लोगों ने कहा कि राम मंदिर बनवाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे में अभी भी उतनी जम है कि अगर इस तरह की बात होती है, कोर्ट से कोई ऐसा फैसला आता है, या जैसा सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, ऐसा कुछ आता है, तो अपने आप में एक बहुत जबरदस्त मुद्दा होगा बीजेपी के पास? इस देश में जितने रहने वाले लोग हैं या जो लोग कोर्ट में गए हैं, जो भी पक्ष कोर्ट में है, और हम भी उसके लिए, ये सब चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा वही फैसला हम मानेंगे। अखिलेश यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई सवालों के जवाब दिए, कई सवालों के जवाब नहीं दिए, ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं दिए, पर उम्मीद है अगली बार आप इस पर बात करेंगे। आप शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत